गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं ला रेवोल्यूशन रूस, इतिहासकार रिचर्ड पाइप्स द्वारा लिखी गई किताब की हिंदी ऑडियो बुक समरी। रिचर्ड पाइप्स की नज़र से रूसी क्रांति की कहानी, इतिहास के सबसे बड़े धमाके की गूंज। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है इतिहास की उस भव्य और दर्दनाक यात्रा में जिसने न सिर्फ एक देश बल्कि पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी। आज हम बात करने वाले हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड पाइप्स की महान कृति ला रेवोल्यूशन रूसे यानी रूसी क्रांति के बारे में। 1990 में जब यह किताब प्रकाशित हुई तो बर्लिन की दीवार गिर चुकी थी और सोवियत संघ के दिन गिने जा रहे थे। ये वह समय था जब दुनिया सोवियत साम्यवाद के 70 सालों के प्रयोग का जायजा ले रही थी, और इसी माहौल में रिचर्ड पाइप्स ने एक ऐसी किताब लिखी जिसने इतिहासकारों के बीच भूचाल ला दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के रोनाल्ड हिंगले ने लिखा, पाइप्स शानदार ढंग से लिखते हैं। कोई एक खंड मुझे नहीं पता जो उन लोगों की ज़रूरतों को इतनी अच्छी तरह पूरा करता हो जो जानना चाहते हैं कि वास्तव में रूस में क्या हुआ था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सफ़र को 1905 की पहली क्रांति से लेकर 1920 तक, जब एक नई तानाशाही ने रूस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। भाग 1, पुराने शासन की पीड़ा। अध्याय 1, 1900 का रूस। 3 रूस, एक साम्राज्य। रिचर्ड पाइप्स रूसी समाज को 3 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। पहला था आधिकारिक रूस, जार का शासन, उसकी विशाल नौकरशाही और वह पूरी व्यवस्था जो सदियों से चली आ रही थी। दूसरा था ग्रामीण रूस, देश की 80% आबादी, वे किसान जो पश्चिमी सभ्यता के स्पर्श से लगभग अछूते थे। और तीसरा था बुद्धिजीवी वर्ग, वे पढ़े लिखे लोग जो सत्ता के भूखे थे और समाज का नेतृत्व करना चाहते थे। जार निकोलस द्वितीय एक कमजोर शासक था। वह सदियों पुरानी निरंकुश परंपरा का वारिस था, लेकिन उसके पास उस परंपरा को निभाने की क्षमता नहीं थी। पाइप जार को सफेद नहीं धोते, वह उसकी कमजोरियों को बेखौफ उजागर करते हैं, लेकिन साथ ही वह ये भी दिखाते हैं कि रूस की समस्याएं किसी एक व्यक्ति से कहीं बड़ी थीं। अध्याय 2, 1905 की क्रांति और संवैधानिक प्रयोग। 1905 में रूस पहली बार हिला। जापान से युद्ध में हार, खूनी रविवार का कांड और पूरे देश में फैली अशांति ने जार को झुकने पर मजबूर कर दिया। उसने एक संसद ड्यूमा बनाने और कुछ अधिकार देने का वादा किया। पाइप्स का तर्क है कि 1905 की क्रांति में उदारवादियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसका श्रेय बाद में कम्युनिस्टों ने खुद ले लिया। लेकिन यह संवैधानिक प्रयोग ज्यादा दिन नहीं चला। जार ने जैसे ही थोड़ी राहत महसूस की, उसने वादों से मुकरना शुरू कर दिया। इसी दौरान प्योत्र स्टोलिपिन ने सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की। उसने किसानों को जमीन का मालिकाना हक देने की कोशिश की ताकि एक मध्यम वर्ग तैयार हो सके। पाइप स्टोलिपिन के सुधारों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मानते हैं कि ये बहुत देर से आए। अध्याय 3, युद्ध और तबाही। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो रूस इसके लिए तैयार नहीं था। पाइप्स लिखते हैं कि युद्ध ने रूस की नाजुक राजनीतिक और आर्थिक संरचना को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। पहले साल में ही रूस को करोड़ों सैनिकों की जान गंवानी पड़ी। जार ने खुद मोर्चे का नेतृत्व संभाल लिया, जो एक बड़ी भूल थी। वह राजधानी से दूर चला गया और अपनी पत्नी अलेक्जेंड्रा और उसके विश्वासपात्र रास्पुतिन को सत्ता सौंप दी। रास्पुतिन, एक साइबेरियन साधु, ने महारानी पर ऐसा जादू डाला कि वह उसके बिना कोई फैसला नहीं लेती थी। यह तमाशा देखकर आम जनता में जार के प्रति सम्मान खत्म हो गया। अध्याय 4, फरवरी क्रांति। 1917 की शुरुआत में पेट्रोग्राद सेंट पीटर्सबर्ग में रोटी के लिए हंगामे शुरू हुए। महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, फैक्ट्रियों में हड़तालें हुईं। जार ने सेना को आदेश दिया कि वह प्रदर्शनकारियों को कुचल डाले, लेकिन सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया और खुद ही विद्रोहियों में शामिल हो गई। ये फरवरी क्रांति थी। जार ने सिंहासन छोड़ दिया। सदियों पुराना रोमानोव राजवंश खत्म हो गया। सत्ता एक अस्थायी सरकार के हाथों में आ गई, जिसका नेतृत्व अलेक्जेंडर केरेंस्की कर रहे थे। पाइप्स केरेंस्की के प्रति कठोर हैं। वह मानते हैं कि केरेंस्की ने अपनी उतावली और लोकतंत्र के प्रति अंधी निष्ठा के कारण पुलिस और प्रांतीय नौकरशाही को भंग कर दिया, जिससे देश अराजकता में डूब गया। केरेंस्की जारी रखना चाहते थे युद्ध, जबकि सैनिक थक चुके थे और घर जाना चाहते थे। वह जमीन का मुद्दा सुलझाना चाहते थे संसद के जरिए, जबकि किसान अभी जमीन चाहते थे। भाग 2, बोल्शेविक रूस पर विजय प्राप्त करते हैं। अध्याय 5, लेनिन और बोल्शेविज्म की उत्पत्ति। पाइप्स की किताब का सबसे विवादास्पद हिस्सा शायद यही है, लेनिन के प्रति उनका नजरिया। फ्रांसीसी इतिहास पत्रिका लिस्टवार के अनुसार पाइप्स का लेनिन का चित्रण एक आंतरिक नफरत से संतृप्त है, जो लेखक को स्पष्ट विरोधाभासों के बावजूद शुद्ध अफवाहों को भी बिना आलोचना के मान्यता देने के लिए प्रेरित करता है। पाइप्स का तर्क है कि रूसी क्रांति एक वर्ग विद्रोह नहीं थी, बल्कि एक बौद्धिक विद्रोह थी। यह बुद्धिजीवियों का एक छोटा समूह था जिसने समाज के बाकी हिस्सों पर अपना यूटोपियन दृष्टिकोण थोप दिया। लेनिन इस समूह का सबसे कट्टर और सबसे दृढ़ निश्चयी सदस्य था।
पाइप्स लिखते हैं कि बोल्शेविक तत्व संख्यात्मक रूप से सबसे कमजोर था, लेकिन सबसे एकजुट और सबसे दृढ़ निश्चयी था। अध्याय 6, अक्टूबर तख्तापलट। 1917 के दौरान बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा करने के कई असफल प्रयास किए, लेकिन अक्टूबर में उन्हें मौका मिल गया। पाइप्स इस बात पर जोर देते हैं कि अक्टूबर 1917 एक क्रांति नहीं थी, बल्कि एक क्लासिक तख्तापलट था, एक छोटे अल्पसंख्यक द्वारा सरकारी सत्ता पर कब्जा। लेनिन ने जर्मनी से पैसे लेकर गुपचुप तरीके से रेल के डिब्बों में सीलबंद होकर रूस पहुंचकर और फिर एक रात में सत्ता पर कब्जा करके दिखाया कि कैसे एक छोटा समूह पूरे देश को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। ट्रॉट्स्की के शब्दों में, उनका उद्देश्य था दुनिया को उखाड़ फेंकना। अध्याय 7, एक दलीय राज्य का निर्माण। सत्ता पर कब्जा करने के बाद लेनिन ने सबसे पहले वह किया जो केरेंस्की ने नहीं किया था। उन्होंने तुरंत शांति की घोषणा की और किसानों को जमीन दे दी। लेकिन यह केवल एक चाल थी। पाइप्स बताते हैं कि लेनिन ने धीरे धीरे सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। उन्होंने संविधान सभा को भंग कर दिया, अन्य दलों पर प्रतिबंध लगा दिया और एक ऐसी तानाशाही की नींव रखी जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। कोई भी अन्य पुस्तक रूसी क्रांति की आंतरिक गतिशीलता को इतनी शानदार ढंग से स्पष्ट नहीं करती। पब्लिशर्स वीकली ने लिखा। अध्याय 8, क्रांति का अंतर्राष्ट्रीयकरण। मार्च 1918 में लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि पर हस्ताक्षर किए और जर्मनी को भारी क्षेत्र सौंप दिए। पाइप्स के अनुसार यह संधि सिर्फ एक सैन्य समझौता नहीं थी, बल्कि क्रांति के अंतर्राष्ट्रीयकरण की शुरुआत थी। बोल्शेविकों का मानना था कि रूस में क्रांति केवल पहला कदम है, असली लक्ष्य था दुनिया भर में क्रांति फैलाना। उन्होंने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कॉमिंटन बनाया और दुनिया भर के क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देनी शुरू की। अध्याय 9, युद्ध साम्यवाद। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने युद्ध साम्यवाद नामक नीति लागू की। इसके तहत सभी फैक्ट्रियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया और किसानों से अनाज जबरन छीन लिया गया। पाइप्स लिखते हैं कि ये कमांड इकोनॉमी का निर्माण था और गांव के खिलाफ युद्ध था। किसानों ने विद्रोह कर दिया, लाखों लोग भूख से मर गए, लेकिन बोल्शेविक डटे रहे। उनके लिए सिद्धांत लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण था। अध्याय 10, लाल आतंक। पाइप्स की किताब का सबसे भयावह अध्याय लाल आतंक है। वह तर्क देते हैं कि रूसी क्रांति शुरू से ही आतंक में डूबी हुई थी। बोल्शेविकों ने हिंसा को न केवल एक हथियार के रूप में बल्कि एक दर्शन के रूप में अपनाया। जुलाई 1918 में जैसे जैसे श्वेत सेना येकातेरिनबर्ग की ओर बढ़ी, लेनिन ने गुप्त आदेश दिया, पूरे शाही परिवार को मार डालो। 16 to 17 जुलाई की रात निकोलस, एलेक्जेंड्रा, उनके 5 बच्चे और उनके 4 नौकरों को एक तहखाने में गोलियों से भून दिया गया। पाइप्स के शाही परिवार के इस शहीदी लेखन मार्टिरोलॉजी को कुछ आलोचकों ने हाजियोग्राफिक यानी संतों की जीवनी जैसा बताया है, लेकिन यह घटना बोल्शेविक शासन की निर्ममता का प्रतीक बन गई। भाग 3, बोल्शेविक शासन के तहत रूस। अध्याय 11, गृह युद्ध। 1918 से 1920 तक रूस खून से लथपथ रहा। एक तरफ लाल सेना बोल्शेविक थी तो दूसरी तरफ श्वेत सेना राजशाहीवादी, उदारवादी और समाजवादी और उनके सहयोगी। इस बीच पोलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जापान ने भी हस्तक्षेप किया। पाइप्स बताते हैं कि गृह युद्ध ने बोल्शेविक शासन को और भी क्रूर बना दिया। लाल सेना के नेता ट्रॉट्स्की ने साबित कर दिया कि वह एक प्रतिभाशाली संगठन करता है। उसने पूर्व जारिस्ट अधिकारियों को भर्ती किया और उनके परिवारों को बंधक बना लिया ताकि वे विश्वासघात न करें। 1920 तक लाल सेना ने श्वेत सेना को हरा दिया। बोल्शेविक जीत गए थे। अध्याय 12, नया साम्राज्य। पाइप्स के अनुसार बोल्शेविकों ने जारिस्ट साम्राज्य को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे एक नए रूप में फिर से स्थापित किया। उन्होंने रूस के बाहरी इलाकों, यूक्रेन, काकेशस, मध्य एशिया को फिर से जीत लिया। लेकिन इस बार यह साम्राज्य राष्ट्रों की जेल नहीं था, बल्कि सर्वहारा वर्ग का संघ था। अध्याय 13, निर्यात के लिए साम्यवाद। बोल्शेविकों का सपना था कि वे दुनिया भर में क्रांति फैलाएंगे। उन्होंने कॉमिंटन कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बनाया और दुनिया भर के कम्युनिस्ट पार्टियों को निर्देश देना शुरू कर दिया। पाइप्स बताते हैं कि यह विदेश नीति सिर्फ प्रचार नहीं थी। सोवियत संघ ने जर्मनी, चीन और दूसरे देशों में क्रांति फैलाने के लिए लाखों रूबल खर्च किए। यह वैश्विक महत्वाकांक्षा ही थी जिसने शीत युद्ध की नींव रखी। अध्याय 14, आध्यात्मिक जीवन, संस्कृति और धर्म। बोल्शेविक सिर्फ राजनीति और अर्थव्यवस्था नहीं बदलना चाहते थे, वह एक नए मार्ग का निर्माण करना चाहते थे। पाइप्स लिखते हैं कि उन्होंने संस्कृति को प्रचार के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने चर्च पर हमला बोल दिया, हजारों चर्च बंद कर दिए गए, पुजारियों को गोली मार दी गई और धर्म को जनता के लिए अफीम घोषित कर दिया गया। पाइप्स के अनुसार यह एक अभूतपूर्व धर्म पर युद्ध था। अध्याय 15, साम्यवाद का संकट। एनईपी। गृह युद्ध के अंत तक रूस बर्बाद हो चुका था। अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, किसान विद्रोह कर रहे थे और यहाँ तक कि क्रोनस्टेड के नाविकों ने भी विद्रोह कर दिया था। वही नाविक जो 1917 में बोल्शेविकों के सबसे बड़े समर्थक थे। लेनिन ने पीछे हटने का फैसला किया। 1921 में उन्होंने नई आर्थिक नीति एनईपी की घोषणा की। छोटे पैमाने पर निजी व्यापार की अनुमति दी गई, किसानों को अपनी उपज बेचने की आज़ादी दी गई।
पाइप्स इसे झूठा थर्मिडोर कहते हैं, एक अस्थायी पीछे हटना, कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं। अध्याय 16 रूसी क्रांति पर विचार। किताब के अंत में पाइप्स रूसी क्रांति के बारे में कुछ गहरे सवाल उठाते हैं। वह मानते हैं कि ये फ्रांसीसी क्रांति के बाद आधुनिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन उनके लिए ये एक ऐतिहासिक गलती थी। पाइप्स का तर्क है कि रूसी राष्ट्र को उसके विनाश की ओर ले जाया गया बुद्धिजीवियों के एक छोटे समूह द्वारा, जिन्होंने आंख मूंदकर समाज के बाकी हिस्सों पर अपना यूटोपियन दृष्टिकोण थोपा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी साधनों का इस्तेमाल किया। वह ये भी मानते हैं कि क्रांति के दौरान अगर कुछ लाभ भी हुए तो वे उस भयानक कीमत की तुलना में नगण्य थे जो रूसी लोगों ने चुकाई। विवादों से भरी ये किताब, रिचर्ड पाइप्स की ये किताब अपने प्रकाशन के समय से ही विवादों में रही है। फ्रांसीसी इतिहास पत्रिका लिस्वा के अनुसार पाइप्स ने अपनी किताब में उन इतिहासकारों के काम को नजरअंदाज किया जो उनसे असहमत थे और उनकी स्थितियों को कैरिकेचर बनाकर पेश किया। आलोचकों का कहना है कि पाइप्स शीत युद्ध के विचारों से इतने प्रभावित थे कि उनकी किताब एक राजनीतिक पैम्फलेट बन गई। वह जनता मॉब के प्रति एक निश्चित अवमानना दिखाते हैं और उनके कार्यों को या तो किसी के द्वारा इस्तेमाल किया हुआ या अराजक बताते हैं। लेकिन इसके बावजूद यह किताब रूसी क्रांति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी हुई है। जैसा कि एक समीक्षक ने लिखा, ये एक शानदार कहानी है जो एक अटल प्रदर्शन की सेवा में है और जिसे कभी पार नहीं किया गया है। क्रांति के सबक। तो दोस्तों, ये थी रिचर्ड पाइप्स की नज़र से रूसी क्रांति की कहानी। एक ऐसी क्रांति जिसने एक महान साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया, एक नए प्रकार की तानाशाही को जन्म दिया और दुनिया को दो खेमों में बांट दिया। पाइप्स हमें याद दिलाते हैं कि क्रांतियां अमूर्त ताकतों या अनाम जनता का खेल नहीं होती। उनके पीछे विशिष्ट लोग होते हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी कमजोरियां और अपने विचार होते हैं। लेनिन, ट्रॉट्स्की, स्टॉलिन, ये सब इंसान थे। भले ही उन्होंने अमानवीय काम किए और उनके फैसलों ने न सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। पाइप्स की किताब हमसे ये सवाल करती है, क्या यूटोपिया के नाम पर लाखों लोगों की जान लेना जायज़ है? क्या एक बेहतर दुनिया का सपना देखना इतना खतरनाक हो सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इतिहास के सबक हम आज भी भूल रहे हैं? धन्यवाद। नमस्कार। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।